Good morning to all of you, and let's start the lecture. So मैं आपको करके दिखाता हूँ. साउंड आपको आ रहा होगा. होपफुली दोनों प्रॉपर हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था. यस गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो होमवर्क का आपका आंसर क्या है? पहले हम लोग उस आपका आंसर देख लेते हैं. फिर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ. आप वेरीफाई कर लेंगे and then we will go ahead. Sir, Nikhil, you want to say something? What you are saying? no sir, nothing. Nothing. Okay. So एक आंसर 1/3 बताया जा रहा है. C की वैल्यू पूछे गए थे. Yes, C was asked. और आप लोग 1/3 बता रहे हो. तब तक मैं क्वेश्चन रिकॉल कर लेता हूँ कि कुछ ऐसा दिया था. Time period of oscillation is proportional to pressure raised to power A, density raised to power B, energy raised to power C. ये था. और अपने को C बताना था. ठीक है, आपने ABC निकाल दिया. अच्छी बात है. केवल C पूछा गया था तो 1/3 करेक्ट आ रहा है. हाँ, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है. आईटी में आ भी चुका है. आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा. सो अपने को बस ये लर्न करना है कि कैसे सॉल्व करना होता है, और फिर जो भी आएगा उसको हम पता कर सकते हैं. अपने को आइडिया पता होगा, वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो रूट आइडिया क्या है, मैं एक बार क्विकली सॉल्व कर देता हूँ इन केस समबडी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम. अब बोलोगे कि इसको आप ऐसे लिख लो, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स p raised power a, d raised power b, e raised power c. Somebody's mic is open, so please mute it unless you want to ask. तो उसको म्यूट करके रखना है. देन यू क्लेम कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, राइट हैंड साइड का वही डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. बस इसी रिक्वायरमेंट का हम लोग यूज करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का टी आने वाला है, के डायमेंशनलेस होगा. ये प्रेशर की पावर ए बन जाएगा, ये डेंसिटी की पावर बी बन जाएगा, ये एनर्जी की पावर सी बन जाएगा. इसमें सिंबल्स का क्या मीनिंग है वो याद रखना बहुत जरूरी है. अब यहाँ पे डी का डिस्टेंस नहीं पकड़ेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा. है ना, पी का पावर नहीं पकड़ना, वो गड़बड़ हो जाएगा. सो वो बोलेगा कि पी किसको बोला गया है, डी किसको बोला गया है, ई किसको बोला गया है. सो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एम रेस्ट पावर 0, एल रेस्ट पावर 0, टी रेस्ट पावर 1 बन गया. प्रेशर क्या होता है वो हम लोग जानते हैं, फोर्स बाई एरिया. सब तक आपको याद हो गया होगा. फोर्स एम एल टी रेस्ट पावर -2 होता है, एरिया एल स्क्वायर होता है, इसकी पावर ए हो जाएगी. डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, सो डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे. एनर्जी एम एल टू टी रेस्ट पावर -2, मल्टीपल टाइम आ चुका है, इसकी पावर सी हो जाएगी. इसके बाद आप m की पावर्स को कलेक्ट कर लीजिए. सो m की जो टोटल पावर्स आएंगी, मल्टीप्लिकेशन पावर्स ऐड अप होते हैं, तो a + b + c हो जाएगा. फिर l की पावर्स पे आएंगे, यहाँ से एक -1 पावर बनेगा, यानी -a हो जाएगा. सो एक -a आएगा, फिर -3b आएगा, फिर 2c आ जाएगा. t की पावर्स पे जाएंगे, सो -2a आएगा और -2c आएगा. दैट्स ऑल. नाउ यू से कि अगर इसको बराबर होना है तो बराबर के अपने रूल्स होते हैं. दैट मींस सारी पावर्स, करस्पॉन्डिंग पावर्स बराबर होंगे. देखो, हम करस्पॉन्डिंग पावर्स कब बराबर करते हैं, जब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं. तो जो मास है ना, उसका लेंथ से कोई कनेक्शन नहीं है. तो मास एंड लेंथ आर इंडिपेंडेंट. सिमिलरली टाइम एंड लेंथ आर इंडिपेंडेंट. तो जब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होते हैं तो हम कंपैरिजन में उनकी पावर्स को बैलेंस कर देते हैं. सो 0 की वैल्यू आपको मिलेगी a + b + c, एंड अगेन 0 की वैल्यू आपको मिलेगी -a -3b + 2c, एंड फाइनली 1 की वैल्यू आपको मिलेगी -2a -2c. 3 equations, 3 unknowns. Mathematics says we can solve it, we can find the value of a, b and c. एग्जाम में आया था तो उसने a, b, c तीनों की वैल्यू पूछी थी आपसे. हमने c की वैल्यू पूछा है, तो अपने को अगर c निकालना है तो अपना पर्पस क्या होगा, हाउ टू सॉल्व, फोकस बेस्ट वे कि आप से पहले b को एलिमिनेट कर लो.
बी चला जाएगा तो यहाँ से ए सी में रिलेशन आएगा, दूसरा रिलेशन हमारे पास है, दोनों को हम सॉल्व करके अपना आंसर सी क्विकली बता सकते हैं। बी को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा थ्राइस ए प्लस थ्राइस बी प्लस थ्राइस सी इज इक्वल टू 3 इंटू 0 दैट इज 0। इसको ऐसा रखो माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c, ये सब आपको आता होगा, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। इसके बाद इन दोनों को ऐड अप कर लो, तो ये बनेगा आपके पास ट्वाइस है, ये कैंसिल आउट हो गया। पर्पस ये था कि बी को कैंसिल आउट कराया जाए, और यहाँ से आ रहा है 5c इक्वल टू 0। सो ए और सी में एक ये रिलेशन आ गया। अगला रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है कि ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस सी इज इक्वल टू -1। अब आप क्या कीजिए कि इन दोनों रिलेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन बदलते हैं, यू नो दैट। अब ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास 3c इज इक्वल टू 1 प्लस का। सो फ्रॉम हेयर सी की वैल्यू अपने को 1/3 मिल जाती है। एग्जाम में आएगा तो 4 ऑप्शन होंगे, इसमें 1/3 एक ऑप्शन होगा, उसको मार्क करना होगा, या फिर वो इंटीजर या न्यूमेरिकल टाइप का देगा तो 1/3 हमको लिखना है, जो भी है वो हम उसको बता सकते हैं क्या आंसर आ रहा है। अगर आपको बाकी भी कैलकुलेशंस करनी है, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी इन आइदर ऑफ द इक्वेशन और मे बी इन द लास्ट इक्वेशन। इस पर ए निकल के आ जाएगा, फिर इस पे फर्स्ट पे रख दो, बी निकल के आ जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। We can directly add all 3 equations once first is multiplied by 3. Yes, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो या एक बार ये इक्वेशन बनने के बाद मैथमेटिक्स रहता है, इफ यू हैव मैथमेटिक्स, तो जितना ज़्यादा आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होंगे उतना जल्दी आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। वो स्लोली आपकी कैलकुलेटिव एबिलिटीज बढ़ जाएंगी, अभी जो है वो अच्छी है। सो इन्होंने जैसा बोला फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो, उसी को मैंने 2 पार्ट किया, आप सिंगल पार्ट में भी कर सकते थे, परफेक्टली चलेगा। ओके, सो पॉइंट इज कि अब हम लोगों ने ये जरूर लर्न कर लिया कि अगर एक रिलेशन देता है, सभी ने अगर 1/3 निकाल लिया आंसर या फिर समझ लिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो वी आर एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ एडवांस, जो कि नॉर्मली रिपीट होता है, फ्रिक्वेंटली आता है एग्जाम में। उसमें बोलता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो पर्टिकुलर क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, तो बताइए पावर्स कैसे चल रहे हैं, रिलेशन कैसे चल रहे हैं। आपको ये भी पता चल गया कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे ये के वैल्यू, हम के वैल्यू में कुछ नहीं बता सकते, तो एग्जाम में भी वो कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, या तो के वैल्यू आपको बता के देगा, या फिर के जैसा या फिर सी के जैसा जो भी नाम देगा उसको नाम दे करके रोक लेगा, चलेगा। कोई कंसर्न डाउट इफ एट ऑल, एनी लेक्चर टिल नाउ जो हम लोगों ने किया है, मेजर मोस्टली वी हैव कवर्ड इट ऑल। 1-2 पॉइंट्स हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, वो भी हम लोग कर लेंगे आज के लेक्चर में, सो दैट कि ये चैप्टर कंप्लीटली हो जाए। नो डाउट्स है, दैट्स गुड, इसका मतलब है वी आर स्मूथ। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, उसको भी हम लोग क्विकली सॉल्व कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस की को सॉल्व कर रहे हैं और आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ओके, आपको कोई डाउट नहीं है, दैट्स गुड। सो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन को, डिटेल में उस पर दिया गया होगा। उसने बोला था कि अगर आप लेंथ को कैलकुलेट कर, तो लेंथ को स्पेल गलत कर देंगे, लेंथ को अगर हम लोग एल से लिखते हैं और ग्रेविटेशन कांस्टेंट को जी से लिखते हैं, ये सारे नंबर हैं जो आप जानते हो, इसलिए इनको हम नाम ले सकते हैं, और बाकी डिटेल में ओवर द टाइम आप लर्न करने। एक स्पीड ऑफ लाइट होता है, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा होगा एक प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसको अगर हम लोग एच से लिखते हैं। सो इन नॉमेनक्लेचर्स के साथ या फिर इस लैंग्वेज के साथ हम एक काम कर सकते हैं कि एल को डिफाइन कर सकते हैं, एल को डिफाइन कर सकते हैं कुछ जी की पावर ए, सी की पावर बी, एच की पावर सी, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ऐसे फ्रेम कर सकता हूँ मैं कि लाइक कि अगर जी और सी और एच को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज डील करते हो, तो लेंथ आपका डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगा,
तो लेंथ ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंडेंट हो रहा होगा वो बताइए। तो ऐसा फ्रेम किया जा सकता है। सो ये सिचुएशन है, अपने को पता करना है फाइंड, लेट्स से अगेन हम लोग एक वैल्यू के बारे में फोकस कर लेते हैं, एक निकालेंगे तो सब निकालना पड़ जाएगा। तो फाइंड सी, अगेन अपने को सी वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स दिस लेंथ डिपेंड्स ऑन एच। हाउ सॉल्व कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का वेटिंग टाइम देता हूँ, आप आंसर निकालेंगे। कुछ सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स मैं दे देता हूँ इनकेस आपको इशू बनेगा। सी जो है स्पीड है, तो उसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जी अगर आपको नहीं पता है तो जी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स के बराबर होता है। यहाँ से हम जी को पता कर सकते हैं। एंड एनर्जी का फॉर्मूला होता है एस सी बाई लिम्डा, या एच इंटू न्यू, या एच इंटू एफ। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ई फॉर एनर्जी है। So, इनको यूज एच और जी के फॉर्मूलाज भी पता कर सकते हो, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सपोर्टिंग के लिए मैंने आपको बोल दिया फॉर्मूला। ओके, एक आंसर 1 बताया जा रहा है। सो लेट्स वेट और भी रिस्पॉन्सेस आए। एक दूसरा आंसर हाफ आ रहा है। ओके, ये जो आपकी ये रियल टाइम प्रैक्टिस है ना, ये बहुत फ्रूटफुल होता है, तो इस पे सभी को सॉल्व जरूर करना चाहिए। पर्पज अपना यही है कि आप रियल टाइम पर उसको क्विकली सॉल्व करें। ये आपके ब्रेन की स्पीड को बढ़ाता है, आपकी कैलकुलेटिव एबिलिटी को बढ़ाता है, एक्यूरेसी को बढ़ाता है। इट्स डिफरेंट देन दैट यू सॉल्व एट होम। सो ये जो 1 मिनट का ब्रेक था आपके लिए काफी फ्रूटफुल था। हाफ ज्यादा लोग बोल रहे हैं, सो मेजॉरिटी के साथ जाना चाहिए। और वेरीफाई करते हैं कि हाफ आएगा या 1 आएगा, फिर भी वेरीफाई तो कर ही सकते हैं। सो यहाँ से कुछ और भी आपके पास आ जाएंगे। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, एच का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। सो पहले हम जी और एच को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इससे अगर आप लोग जी कैलकुलेट करोगे तो जी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइड बाय मास स्क्वायर। So what the dimensional formula of G will become? It will be that of force. Force का होता है m l t raised power minus 2 and l square for this, और mass का मतलब m होता है तो m square for this. So G की अगर कभी जरूरत पड़ती है तो m raised power minus 1, l raised power 3, t raised power minus 2 आ जाएगा। I won't suggest कि आप याद रखो, but what I will कि आप फॉर्मूला जरूर याद रखो कि फॉर्मूला कैसे चलता है, तो हम कभी भी उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना तो हम लोग याद कर सकते हैं।
अच्छा, अब H के बारे में आते हैं. सो अगर अपने को H के बारे में पता करना है, सो वी कैन से कि एनर्जी का डायमेंशन, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, H is going to be dependent on E by F. F of frequency. So you will find कि this is going to be dimensional value of formula of H is going to be that of energy, L2 T raised power minus 2. और फ्रीक्वेंसी आप जानते हो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 1/t होता है, तो ये बेसिकली T रेस्ट पावर -1 हो जाएगी. नीचे ऊपर ले जाएंगे तो प्रॉपर बन जाएगा. सो दैट विल बिकम इक्वल टू ml2 T रेस्ट पावर -3. सो अपने पास दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स या क्वांटिटीज आए हैं, या जिनके बारे में हमको डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है. तो कई बार इसके बारे में पूछ सकता है, जी का बताइए, तो हम इस फॉर्मूले को रिकॉल करके निकाल सकते हैं. और एक दो बार तो याद ध्यान में भी आ जाएगा क्या होता है. एच को हम इस फॉर्मूले में निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा. ये कई बार पूछा भी गया है. मैच मैट्रिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज लिख देता है, फिर बोलता है कि मैच मैट्रिक्स से बताइए क्या चल रहा है. तो दोनों को दिया जा सकता है. एनीवे, हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. सर t to the power minus ओके 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 ओके, थैंक्स फॉर करेक्शन. वो बाय मिस्टेक लिख दिया. -1 डाउन साइड है और -2 अप साइड है, सो दैट विल बी माइनस. कैलकुलेशन पर आप एक ग्लांस दे सकते हो. एनीवे, सो अपने को क्या लिखना है कि वी विल से कि जो लेंथ होगा दैट इज गोइंग टू बी सम कांस्टेंट टाइम g रेस्ट पावर a c रेस्ट पावर b h रेस्ट पावर c. देन गो फॉर द डायमेंशनल वे. सो g का डायमेंशन पावर a, c का डायमेंशन पावर b, h का डायमेंशन पावर c. And then after it's a matter of equating things or simple सी calculation. इसको आप L लिख सकते हो. G को अभी हम लोगों ने कुछ कैलकुलेट किया है, m रेस्ट पावर -1 L क्यूब T रेस्ट पावर -2. यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी केयरफुल रहना होता है, क्योंकि प्लस माइनस पावर सारे होते हैं, एड अप हो रहा होता है. H के बारे में अपने को पता चला m L2 T रेस्ट पावर -1 है, C हो जाएगा. देन वी कैन बैलेंस की m की पावर 0 रेस्ट पावर 1 इधर है, T रेस्ट पावर 0 है. राइट हैंड साइड पे जाएंगे, सो m की टोटल पावर्स में आएगा -a एंड देन c एज एडिशन. L की टोटल पावर्स में आएगा थ्राइस a प्लस b प्लस 2c. एंड t की टोटल पावर्स में आप पाओगे -2a माइनस b माइनस c. सो मैं बेबी स्टेप सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ सो दैट कि आप फॉलो कर पाए इन केस कोई इशू चल रहा है. तो इसके बाद क्या करना है, यू नो दैट बेटर, यू नो, a प्लस c की वैल्यू हम 0 क्लेम कर देंगे. थ्राइस a प्लस b प्लस 2c की वैल्यू हम लोग 1 क्लेम कर लेंगे. -2 a माइनस b माइनस c की वैल्यू को हम लोग 0 क्लेम कर सकते हैं. अगेन अपना पर्पज c निकालना है, तो आप b को पहले एलिमिनेट कर लो. सो आप इन दोनों को ऐड अप कर लो. जैसे आप इन दोनों को ऐड अप करोगे तो आपको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा. फर्स्ट के साथ उसको डील कर लेने का. पॉइंट इज abc निकाला जा सकता है. सो जब आप ऐड अप करोगे तो ये बनेगा a प्लस c इज इक्वल टू 1. ना इन दोनों को आपस में ऐड अप कर लीजिए. -a प्लस c इज इक्वल टू, और ऐसा बोलोगे ज्यादा सही लगेगा, a इज इक्वल टू c. तो दोनों बराबर हो गए, तो इन दोनों की वैल्यू हाफ और हाफ के बराबर आ जाएगी. तो a और c आपस में बराबर आते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ. b भी निकाल सकते हो. अपना पर्पस c निकालना था, तो आंसर कितना हो गया, हाफ. दैट्स डन. सो आप लोगों ने हाफ निकाला है. जिनका 1 आया था प्लीज चेक योर कैलकुलेशन. कोई और आंसर आया होगा तो आप उसको कैलकुलेशन चेक करके, ये भी आईडी में आ चुका है, एग्जाम का क्वेश्चन है. एडवांस पेपर में पहले सब्जेक्टिव हुआ करते थे, तो पूछा गया था. ऑब्जेक्टिव में भी रखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स. एनीवे, दैट्स नॉट अवर कंसर्न. अवर कंसर्न इज कि वेदर वी आर एबल टू फ्रेम इट, सिंप्लीफाई इट एंड फाइंड द आंसर. ओके, कर लीजिए. कोई कंसर्न डाउट हो तो आपको रेज करना है, नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. कुछ क्वांटिटीज है जो बार बार आएगा, तो एक दो क्वांटिटीज के बारे में आपको बता देता हूँ. और चाहेंगे तो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए पिक कर लेंगे, फिर इसके ड्रॉबैक्स पढ़ लेंगे, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. और इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये लास्ट वाला है, जिसपे डेरिवेशन से किया जाता है. क्योंकि इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है ये जनरली कम ही पूछता है, रिलेशन देगा, पावर पूछ लेता है. सो अब देखोगे कि आपको इस तरह का टर्म ज्यादा बार बार आएगा कि
ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या है? अगेन ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप रिकॉल कर सकते हो, मेमोरी को यूज कर सकते हो इफ यू वांट, अदरवाइज लेट इट गो, जब टॉपिक आएगा तब पढ़ लेंगे। आगे चलकर क्या आप पढ़ेंगे, ये बेसिकली होती है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, फिर आपको समझ में आएगा कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हम एनर्जी जानते हैं, वॉल्यूम जानते हैं, तो इस सिंबल का इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। यहाँ पर जो ई है वो एनर्जी नहीं है, यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है एक सिंबल है, इसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। ये परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ये स्पेस के लिए यूज हो रही है नॉट लगाने के बाद। और जो ई होता है इसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो हम लोग एनर्जी को भी ई से लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ई से लिख देते हैं, तो वो इक्वेशन में बताता है कि क्या होता है। तो जब कभी आप इस सिंबल के साथ ई आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और वो बताएगा। सो अब कभी आपसे कोई पूछता है कि सपोज कर लीजिए आपसे पूछता है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एग्जाम में पूछा गया, कई बार आया है। सो इसको अगर आपसे पूछता है तो आपको परमिटिविटी का डायमेंशन नहीं यूज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन नहीं यूज करना है। आप इसकी मीनिंग समझो, ये एनर्जी डेंसिटी है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो एनर्जी पर वॉल्यूम से निकाल सकते हैं हम लोग। आगे चल करके हम लोग एप्सिलॉन का भी यूनिट निकालेंगे, उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, ई का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, बट सिंस इसका नाम एनर्जी डेंसिटी होता है तो ये एनर्जी डेंसिटी के बराबर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा that is going to be of energy, we know of energy and we also know of volume. It will be done then. एनर्जी क्या होता है mL2T⁻², और वॉल्यूम यू नो L3। शॉर्ट में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कॉपी कर सकते हैं इसको। तो ये क्या बच जाएगा अपने पास, दिस इज गोइंग टू बी mL⁻⁻1 T⁻²। आप लोग भी यही बता रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन देगा, जो सही ऑप्शन होगा उसको पकड़ लेंगे हम। सो अपने को याद रखना ये एनर्जी डेंसिटी है। अच्छा, ये एनर्जी कई तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कौन सी एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, तो सिंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इसको बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। पूरा नाम इसका होगा, एनर्जी का मतलब यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इन सारी क्वांटिटीज के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो एक बार वो पढ़ लेंगे तो आपको इतना सब याद रह जाएगा। बट अगर अभी कभी गलती से ही पूछता है तो इन सिंबल को हम डायरेक्टली इससे यूज कर सकते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैंने इसके बारे में बात कर लिया। एक और है जो बार बार आता है और अपने काम का भी है, उस सिंबल्स के उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तब आता है जब हम इसके साथ कुछ ई आर लगा देते हैं। तो ये जो ई आर होता है इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और वो वैक्यूम के लिए 1 रहता है, इसलिए इसके साथ 1 से मल्टीप्लाइड है। तो जो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हो ना, उसका भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। सो वो इसके ई आर से लिखते हैं, एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, और उसको वैक्यूम के लिए 1 होता है, इसलिए 1 दिखाया नहीं गया। रिलेटिव परमिटिविटी, या यू पीपल नो दैट, गुड। सो इन सारे टर्म्स को हम लोग कभी नाम नहीं ले रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल ना सुना हो। सो आपको लेंदी या ऐसा ना लगे कि बहुत टफ है फिजिक्स। फिजिक्स बहुत इजी है, बट क्या होता है कि ओवर द टाइम जब उन टॉपिक्स के नाम समझेंगे, उनको समझेंगे, तो फिर आपके लिए इजी जाएगा। अभी नाम सबका लेंगे तो आपके लिए हार्ड हो सकता है। एक टर्म, एक फॉर्मूला होता है जो सी है, स्पीड ऑफ लाइट, यू पीपल नो। मैक्सवेल ने इसको प्रूव किया था, ये बहुत पावरफुल डेवलपमेंट था फिजिक्स में।
C इज इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये एप्सिलॉन नॉट वही है जो आपने अभी परमिटिविटी का नाम लिया, तो ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की होती है। नॉट लगा है तो फ्री स्पेस है, कोई मीडियम होगा तो फिर रिलेटिव वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली म्यू नॉट भी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। ऑफ फ्री स्पेस। सो ये मीडियम के लिए स्पेस के लिए या फिर किसी मीडियम के लिए हम रिलेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करके मीडियम के लिए भी डिफाइन कर लेते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा और म्यू नॉट जो है मैग्नेटिज्म में आता है। आप लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं म्यू नॉट मिला होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फील्ड के बारे में एंड ऑल दैट। ये सभी ने पढ़ा होगा, 10th में सुना होगा। तो आपसे इसकी डायमेंशन पूछता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है। यहाँ पे सी क्या है? सी इज ए स्पीड ऑफ लाइट। इनकी वैल्यूज आप जानते होगे, नहीं जानते होगे तो फ्यूचर में जानोगे। जब इनकी वैल्यूज आप देखोगे, इनको रखोगे तो इसकी वैल्यू सी के बराबर आती है, विच इज 3 × 10⁸ ये मैक्सवेल ने प्रूव किया था। इसके बाद से लाइट के बारे में हमको बहुत सी चीजें पता चल गई और लाइट को हम बहुत डिटेल में समझना स्टार्ट कर दिए। तो वन ऑफ द पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट था फिजिक्स में। एनीवे, एग्जाम्पल कैसे पूछते हैं? जैसे ऐसे पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल, फाइंड dimensional formula of mu naught epsilon naught. So mu naught into epsilon naught का अपने को डायमेंशनल चाहिए। एग्जाम में पूछा था, उसने 1 अपॉन कर लिया था, तो अगर हमको ये पता चल जाएगा तो 1 अपॉन भी कर सकते हैं। तो ट्राई कर लीजिए, आपके साथ फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं? कुछ आंसर्स आ रहे हैं। ओके, हाउ वी कैन गो अहेड देन। तो आप बोलोगे कि सिंस C की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ से हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मल्टीपल कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन सी स्क्वायर बनेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 अपॉन सी का सी होगा एल टी रेस पावर -1 का स्क्वायर आएगा। C is speed. Speed is मीटर पर सेकेंड। सो अब इसको आप अपसाइड ले जाओगे तो ये बनेगा L रेस्ट पावर -2 T रेस्ट पावर 2। 4 ऑप्शन होंगे, जो ऐसा ऑप्शन होगा उसको मार्क करेंगे। आप लोगों के आंसर्स में प्लस माइनस इधर उधर जा रहे हैं, सो बी केयरफुल व्हेन यू राइट। So dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. Right hand side में speed involved है, speed का हम जानते हैं, उसका स्क्वायर करना है, रेसिप्रोकल करना, जो भी है वो सारा कुछ कर लेंगे, अपने को आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा, वो 4 ऑप्शन ऐसे बनाएगा एल टी रेस पावर -1, L2 T रेस पावर -2, L रेस पावर -2 T रेस पावर 2, L रेस पावर -1 T, इस तरह से ABCD करके 4 ऑप्शन दे देगा। टू अप्लाई डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा हमारा आंसर आ रहा है। पॉइंट इज कि अगर आपने गलती की तो गलत ऑप्शन भी मिलेगा, तो आपको ट्रैप कर दिया जाएगा। सो यू नीड टू अवॉइड दोस थिंग्स। ये डायमेंशन के पॉइंट ऑफ से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिमिलरली और भी आते हैं, कैपेसिटेंस आता है, रेजिस्टेंस आता है, इंडक्टेंस आता है, उस पर भी इस तरह से काफी रूल चलते हैं। बट अगर हम लोग ऐसा लिस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सो वो उतना एडवाइजेबल नहीं है। अगर कोई हार्ड आता है तो आप उसको साइड वाइज भी कर सकते हो, चलेगा। और हम लोग पेपर में रखेंगे तो उसका एक्सप्रेशन वगैरह सब आपको बता देंगे, ताकि आप लॉजिक लगा सके। वही आपसे टेस्ट करने वाले हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर इसके ड्रॉबैक्स लिस्ट कर लेंगे, कुछ जनरल टॉक करेंगे और फिर अपना ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।
You are unable to see the screen. You tried rejoining many times, still unable to. Please, okay. मैं स्क्रीन को रीशेयर कर देता हूँ. सर स्क्रीन क्लियर थी. हाँ, मे somebody was facing issue. Not an issue, वो अभी रिजॉल्व हो जाएगा उनके लिए भी, और आपको अभी भी क्लियर नजर आएगा. आपने पूछा वेक्टर कब स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी हम लोग टॉक कर लेंगे कि वेक्टर और किस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं. यूनिट एंड डायमेंशन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया है, सो दैट कि कुछ लोग अभी बाद में भी ज्वाइन करें, वो भी कंफर्टेबल हो जाए, और जिन्होंने कभी फाउंडेशन नहीं किया वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए. एंड उसके आगे कौन सा चैप्टर आएगा वो मैं आपको फिर से बता दूंगा. अभी एक क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आया हुआ है, मेरे को कुछ दिमाग में आ रहा है, सिमिलर टाइप एक्सप्रेशन, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ऐसा बोला गया कि अगर हम प्रेशर को लिखते हैं P से, तो प्रेशर को एक एक्सप्रेशन से डिफाइन किया गया जिसमें अल्फा बीटा जैसे टर्म्स को इन्वॉल्व किया गया, अल्फा जेड डिवाइड बाय के थीटा. सो लेट से प्रेशर इस तरह से डिफाइन किया गया, और यहाँ पर अल्फा बीटा ये कांस्टेंट्स हैं, इनके डायमेंशंस हैं, तो डायमेंशन वाले कांस्टेंट्स हैं अल्फा बीटा. तो मैं अल्फा एंड बीटा ये कांस्टेंट्स हैं, और z जो है वो डिस्टेंस को यानी लेंथ वाला कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है. थीटा टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है, सो हम केल्विन या थीटा में उसको यूज कर सकते हैं. और एक के टर्म भी इन्वॉल्व है. अब में से किसी ने पूछा था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, मैंने स्टीफन बोल्ट्जमैन जिसको सिग्मा बोलते हैं वो भी बताया था. ये भी बोल्ट्जमैन होता है, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बीटा और ऑफ बीटा. बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये अपने को पता करना है. अगेन मैं पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और आप उसको बताएंगे. अच्छा, ये ई क्या है? ई है एक्सपोनेंशियल. कुछ फंक्शंस होते हैं ना, जैसे लॉग फंक्शन होता है, ई पावर होता है, तो हम लोगों ने देखा था साइन और लॉग और एक्सपोनेंशियल, ई रेज टू पावर. तो ई की पावर में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ट्राई कीजिए, कोशिश सभी लोग करें, आंसर तक पहुंचते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज आप जहां तक पहुंचेंगे वहां तक आप अपने आप को क्रॉस चेक कर पाएंगे वेदर यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक. ट्रैक सही हो ये अपना मेन कंसर्न है, आंसर सेकेंडरी होता है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में आप फंस जाएंगे. ओके, तो उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ. एक फॉर्मूला दे देता हूँ जिससे आप उसको ड्राइव कर सकते हो. इसके लिए एक फॉर्मूला आगे आप पढ़ोगे कि ई जो होती है एनर्जी, वो हाफ के टी टाइप की होती है. टी फॉर टेम्परेचर, या थीटा भी लिख सकते थे. सो यहाँ पर ये एनर्जी वाला टर्म है, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है. हाफ आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. किसी एक मॉलिक्यूल जो कि मोनोटॉमिक होता है उसके पास जो एनर्जी होती है हाफ के टी होती है. पॉइंट इज कि यहाँ से हम के को कैच कर सकते हैं, और के का डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं टेम्परेचर और एनर्जी को यूज करके. वी नो व्हाट द एनर्जी मींस. थीटा को आप टेम्परेचर से लिंक करोगे तो टेम्परेचर टेम्परेचर है, और डिस्टेंस को आप जानते हो. बाकी यहाँ पे रूल लगाना है, जो रूल हम लोगों ने पढ़ा है. ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे हम ई रेज टू पावर एक्स बोलते हैं ना, तो ई रेज टू पावर जेड ये एक्सपोनेंशियल है. फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. एक आंसर एल रेस्ट पावर 1 के रेस्ट पावर -2 सजेस्ट किया गया है श्रीराज द्वारा. ये थोड़ा सा आपको रूल्स भी लगवाएगा,
जो रूल्स हम लोगों ने लर्न किए थे कि एक्सपोनेंशियल, साइन, लॉग, कॉस ये डायमेंशनलेस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कभी आपसे बोलता है कि e की पावर x है, इसका डायमेंशन बताइए, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो 0 0 होता है पावर्स में, ये डायमेंशनलेस होता है। फिर आपको अल्फा बीटा से लिंक करना है, z का डायमेंशन पता है, वहां से पता करना है। मैं आपको थोड़ा सा और टाइम दे देता हूँ क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा होगा आपको। Ojas, you are saying L2. Okay, we will check it. L2 is being repeated. L1 m raised to power 1 t raised to power minus 2. एक third आ रहा है. So we are getting different answers. L4, okay. Now इसका मतलब है अपने अभी एक काम करना है, जो रूल्स हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज अच्छे से करना है, डाइजेस्ट करना है, क्योंकि रूल्स में कहीं ना कहीं आप स्टक कर जा रहे हो। तभी आपके आंसर्स बदल रहे हैं। कौन सा आंसर करेक्ट है वो हम लोग कैलकुलेशन से देखेंगे। सो इस वॉच द स्टेप्स। अपने पास क्या रूल होता है कि अगर ये ट्रू है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ राइट हैंड साइड। ओके, बिल्कुल ओके होगा। लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है, जानते हैं हम उसके बारे में। राइट हैंड साइड में अल्फा बाय बीटा आएगा और एक्सपोनेंशियल की पावर आएगा जो भी लिखा गया था, and that is minus alpha z divided by k theta। थीटा का मतलब टेम्परेचर, आप टी भी लिख सकते हो। उसने थीटा लिखा तो हम थीटा से स्टिक करेंगे। अपने को पता है कि एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ भी चले तो एक्सपोनेंशियल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। पी का डायमेंशन आएगा फोर्स विच इज एम एल टी रेज़ पावर माइनस 2 डिवाइड बाय एरिया विच इज एल स्क्वायर। ये आएगा अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइड बाय बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, और बेटर वुड बी हम ऐसा लिखें कि अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला और बीटा का इनवर्स। एक्सपोनेंशियल का डायमेंशनल नहीं होता है तो वो 0 0 में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अपने को कुछ ऐसा मिल रहा है कि यहाँ पर आ रहा है m l raised to power minus 1 t raised to power minus 2। दिस इज गोइंग टू बी दैट ऑफ अल्फा एंड बीटा का इनवर्स। सो फ्रॉम हेयर अपने को बीटा चाहिए ना, तो बीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो जाएगा अल्फा और ये एल रेज़ पावर माइनस 1 टी रेज़ पावर माइनस 2 का इनवर्स। सो बीटा को कैलकुलेट करने के लिए आपको अल्फा को कैलकुलेट करना जरूरी है और फिर इसके बाद इन नंबर्स के साथ उसको एडजस्ट करना है। कैलकुलेशन पर आप ध्यान देना। आई एम ट्राइंग की कैलकुलेशन में कोई एरर ना है, बट स्टिल यू नीड टू कीप वॉच ऑफ इट। अब अपना पॉइंट ये बनता है कि कैसे हम अल्फा को पता करेंगे। तो अपने को ये भी पता होता है कि अगर एक्सपोनेंशियल हमारा डायमेंशन लेस होता है तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर आती है ना वो भी डायमेंशन लेस होता है। दैट मीन्स जो भी पावर बनेगा वो पावर भी डायमेंशन लेस होता है। जैसे साइन थीटा में थीटा डायमेंशन लेस जाता है, लॉग एक्स में एक्स डायमेंशन लेस जाता है, उसी तरह से ई रेस्ट पावर में व्हाटएवर दैट पावर इज उसको भी डायमेंशन, मीनिंग कि ये जो ब्रैकेट पे लिखा है वो भी डायमेंशन लेस होगा। सो आल्सो लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। सो उस आल्सो को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं सो दैट स्पेस का यूज हो जाए।
वी विल से कि अपने पास एक और पॉइंट होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा जेड डिवाइड बाय के थीटा is going to be dimensionless. That means m raised power 0, l raised power 0, t raised power 0. So ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों ने लिस्ट किया था, नहीं किया था अगर आपने तो अभी आप कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है बोथ आर डायमेंशनलेस। एनीवे, अच्छा के थीटा का मतलब के टी का मतलब एनर्जी। सो मतलब ये जो डायमेंशन रखेगा वो एनर्जी का रखेगा। तो हम लोग देखेंगे अल्फा का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, जेड इज ऑफ लेंथ का डायमेंशन डिवाइड बाय ये एनर्जी के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। ये जो मैंने आपको हिंट दी थी उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का डायमेंशन आएगा ml2 t raised power -2। ये सारा का सारा डायमेंशन लेस है। यहाँ से अपने को अल्फा पता चलना चाहिए। सो अगर हम आपसे अल्फा पूछते तो आप यहाँ से निकाल के बताते। बीटा पूछे हैं तो इसलिए आप पहले अल्फा निकालोगे फिर बीटा को निकालोगे। ये एल एक नीचे आएगा तो केवल एल बचाएगा, तो अपने पास बच रहा है एम एल टी रेस्ट पर -2। माय गुडनेस, ये कुछ फोर्स जैसा जा रहा है। आना भी चाहिए कि फोर्स इनटू लेंथ इज इक्वल टू एनर्जी डायमेंशनली। गुड, तो ये फोर्स जैसा आएगा एम एल टी रेस्ट पर -2। एक बार अल्फा आ गया, अब इस अल्फा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो बीटा पता चल जाएगा। So from here we are going to get beta as alpha which is m l t raised power -2 और उसके साथ m raised power -1 l raised power 1 t raised power 2 लगा हुआ है। अब आप m की पावर्स को यूज कर लीजिए एक साथ और l और t, you know that। So m raised to power 0 आने वाला है, l raised 1 1 2 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा। So ये हो जाएगा। सो अपना जो आंसर बनेगा वो L2 बनेगा। आप में से कई लोग आप L2 बता रहे हो, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। और अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब है वी आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप कैसा भी फॉर्मुलेशन दो, अपने पास कुछ रूल्स चलते हैं, कुछ डायमेंशंस चलती हैं, उनको हम एज पर रूल्स फॉलो करते हैं। अभी आपके लिए जो चैलेंज बढ़ रहा होगा कि वो जैसे बोल्ट्जमैन का क्या निकालना है, तो यहाँ से निकाल के याद रख सकते हो बोल्ट्जमैन है, तो ये फॉर्मूला मैं सपोर्ट के लिए बता दे रहा हूँ। Alpha was -1, no, alpha was 1, पावर में 1 था, देखो ना। ये बीटा -1 था। आप चाहो तो ऐसे लिखो तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा डिवाइड करके। मैंने उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखने के लिए अवॉइड कर दिया था। तो बीटा इधर जाएगा तो ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, और तो फिर बीटा की वैल्यू अल्फा रेस्ट पावर 1 और इस पर इनवर्स आ गया। अच्छा अच्छा वो -1 आप उसके बारे में बात कर रहे हो। ओके, सो ये जो -1 है माइनस अल्फा, ओके, मैं यहाँ पर सोचा कि आपको कैलकुलेशन में कहीं इशू आया। एनीवे, ये जो माइनस था ना, वो इसको आप -1 बोल सकते हो। तो जो -1 है वो डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस नंबर है। और वैसे ही बोलो माइनस का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो -1 मल्टीप्लीकेशन है, वो डायमेंशनलेस नंबर है। जैसे कि ये एनर्जी वाले में ये जो हाफ लिखा हुआ है वो डायमेंशनलेस है। सो हम क्वांटिटीज पे फोकस करते हैं, इसलिए ये माइनस यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है अल्फा के साथ। और आप ऐसा बोलो, टू बी प्रिसाइज आपको ऐसा बोलना होगा कि वो -1 इज अ डायमेंशनलेस नंबर। चलता है, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। कांस्टेंट दो तरह से होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशन वाले कांस्टेंट। अल्फा बीटा भी कांस्टेंट है लेकिन उनके पास डायमेंशन है। -1 ये जो नंबर आते हैं डिजिट्स, वो डायमेंशनलेस रहते हैं अगर वो किसी की वैल्यू नहीं है तो। ओके, सो यहाँ से आपको लर्निंग मिला होगा कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता है तो हम एक्सपोनेंशियल के अंदर जाकर के उसको भी करते हैं। जैसे आपको याद हो वेव इक्वेशन का हम लोगों ने इक्वेशन किया था, तो साइन के अंदर जितना भी था वो डायमेंशनलेस क्लेम किया था, साइन को भी डायमेंशनलेस क्लेम किया था। फाइन, यहाँ तक कोई कंसर्न, डाउट इफ एट ऑल, तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर ऑन लाइक कंप्लीशन ऑफ दिस। तो ये कंप्लीट हो जाता है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो ड्रॉबैक्स आप बता सकते हो। तो किसके ड्रॉबैक्स, ये डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के। सो मॉड्यूल में लिखा होगा, बुक्स में भी लिखा होगा, कोई भी बुक पढ़ेंगे हर जगह मिल जाएगा। मैं आपको ओरली बता देता हूँ उनके मीनिंग क्या क्या होते हैं। सो अगर आप ड्रॉबैक के बारे में बात करोगे तो एक ड्रॉबैक हम लोगों ने बहुत चर्चा में रखा है कि क्या ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाता है।
बिल्कुल नहीं बता पाता कि कांस्टेंट क्या चल रहा है, नहीं बता पाएगा। साथ ही साथ आपने बोला कि जो ये भी देखा था कि जो कांस्टेंट्स होते हैं डायमेंशन वाले, अगर वो की वैल्यू ना बताएगा तो फिर हमारे लिए इशू बन जाता है। एक लिमिट से ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज को भी हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं इसको देख करके। सो ये सारे उसके लिमिटेशंस हो जाते हैं। और अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि साइन कॉस ई की वैल्यूज अगर एक्सप्रेशन में है तो इसको नहीं पता चलता है। सो अब चाहो तो मैं लिख देता हूँ ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस। ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कई बार उसने पूछ लिया है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना करके, ये तो अपने को पता होना चाहिए। मेजर ड्रॉबैक्स में पहला, ये कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं पता कर सकते कितना वैल्यू है। सो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऐसा लिख सकते हैं, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, फाउंड और कैलकुलेटेड, जो भी लिखना चाहो। ये एक ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर उसमें साइन कॉस फंक्शंस इन्वॉल्व हैं तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। सो उसके बारे में भी ये एनालाइज नहीं कर पाता है कि साइन कॉस इन्वॉल्व है। सो फंक्शंस लाइक साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली, कोसाइन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इस तरह के फंक्शंस की उनकी प्रेजेंस को ये एनालिसिस नहीं कर पाता है। फंक्शंस लाइक दिस कैन नॉट बी एनालाइज्ड। मतलब अगर ये फंक्शन है नहीं है तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। और भी कुछ पॉइंट्स आप कैच कर सकते हो कि 3 से ज्यादा अगर हमारे पास होते हैं तो फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी। एम एल एंड टी में 3 इक्वेशंस बनाएंगे। सो अगर 3 से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, फिजिकल क्वांटिटी को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है। सो मोस्टली अगर पूछता है तो इसके बारे में पूछता है कांस्टेंट के साथ हम क्या डील कर पाते हैं, नहीं। क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को एनालाइज कर पाते प्रॉपर्ली, नहीं। जैसे कि प्रीवियस केस में आप देखो कि अगर ये एक्सपोनेंशियल ना भी दिया होता तो भी बीटा और पी का रिलेशन वही रहता, अल्फा बीटा और पी का रिलेशन वही रहता, isn't it? तो वो एक्सपोनेंशियल से फर्क नहीं पड़ता। और आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर एक्सपोनेंशियल की जगह लॉग लिखा होता तब भी हमारा यही आंसर्स आते, अगर यहाँ पर साइन लिखा होता तब भी हमारे यही आंसर आते। तो ये एक्सपोन इन सारे फंक्शंस को एनालाइज नहीं कर पाता है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। हाँ, मैं सेकंड पॉइंट को ही एलेबोरेट कर रहा था। सेकंड पॉइंट था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनको एनालिसिस में यूज नहीं कर पाता है। किस तरह से यूज नहीं कर पाता है? प्रीवियस एग्जांपल वाज गुड इनफ कि अगर ये ई ना बोल करके इसको हमने लॉग के टर्म में बोला होता तो क्या आपके आंसर्स यही आते? बिल्कुल यही आते। अगर इसको हमने साइन के अंदर बोला गया होता तब भी आपके आंसर यही आते, जबकि हमारा फंक्शन बदल रहा है। साइन बोलना एक अलग स्टोरी है, लॉग बोलना एक अलग स्टोरी है, एक्सपोनेंशियल बोलना एक अलग स्टोरी है। पॉइंट इज ये एनालाइज नहीं कर पाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, लॉगरिथम फंक्शन चल रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चल रहा है, या फिर कोई फंक्शन नहीं भी चल रहा है। सो ये इसका ड्रॉबैक है। क्योंकि ये सारे नंबर कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, इसलिए वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते। अंडरस्टूड द सेकेंड पॉइंट। थर्ड ड्रॉबैक ये है कि सिंस मैकेनिक्स में हम लोग यूज करते हैं, सिंस इनकी पावर को हम लोग कंपेयर करते हैं, दिस विल गिव अस 3 इक्वेशंस। ये अपने को 3 इक्वेशंस देने वाला है ए बी सी में, राइट। और सपोज कर लीजिए हमने जो रिलेशन बनाया 4 क्वांटिटीज में। सो अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, ए फिजिकल क्वांटिटीज आर more than 3,
तो उस केस में आप देखोगे कि हमारे पास इक्वेशंस तो 3 बनेंगे, लेकिन अपने को अननोन मोर देन 3 हो जाएंगे। तो जब अननोन्स ज्यादा होते हैं, इक्वेशंस कम होती हैं, तो सभी की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। आई विल गेट माय पॉइंट। जैसे ऐसा बोला जाए कि लेंथ है, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू g रेज टू पावर a, c रेज टू पावर b, h रेज टू पावर, अच्छा वो c और वो c मैच कर गया था, तो इसको हम अलग कर देते हैं, वो c का मतलब अलग था, लेट्स से इसको x कर देते हैं, ये y कर देते हैं और ये z कर देते हैं। और एक और टर्म हम इसमें हम ऐड कर देते हैं, लेट्स से कि एनर्जी e रेज टू पावर लेट्स से p, या फिर कोई और एक टर्म डाल देते हैं, मे बी लाइक लीनियर मोमेंटम रेज टू पावर q। सो आप देखो कि फिजिकल क्वांटिटीज हमने कितना इन्वॉल्व कर दिया, 1 2 3 4 5, इजंट इट? और इन सबको अगर आप लिखोगे तो ये सारे किसके टर्म में आएंगे, m l t के पावर्स में आएंगे। और यहाँ पर भी आपको m l t की पावर मिलेगी ना, यहाँ पर 0 1 0 मिलेगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड पी क्यू आएगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आएगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आएगा। तो आपके पास अननोन कितने हो गए? कैन यू थिंक ऑफ अननोन की पॉपुलेशन में x है, y है, z है, p है, q है, इक्वेशंस कितना है, 3 है। सो नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लिमिटेड बट नंबर ऑफ अननोन्स आर मोर, हेंस वी वॉन्ट बी एबल टू हैंडल इट। तो 3 से ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है मैकेनिक्स में, तो फिर अपने को क्या होता है, इशू आने लगता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसका, कि ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी क्वांटिटीज के लिंक वाले फॉर्मूले को भी पता कर सकते हैं। तो फॉर्मूला तो ऐसा हो सकता है कि जो बहुत सारी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा हो, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा। वो एनालाइज तभी कर सकता है जब 3 या उससे कम फिजिकल क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी डिपेंड कर रहा हो। अंडरस्टूड पॉइंट? सो ये भी एक लिमिटेशन है। सो ये 3 मेजर लिमिटेशंस हैं, और बाकी आपने जो ड्यूरिंग द प्रोसेस देखा है उसको भी आप रिलेट कर सकते हो। ओके, so unit and dimension we have covered in all aspect which is relevant for our examination. अभी आपको बस एक ही इशू रहेगा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी आ सकती हैं, हालांकि हम लोगों ने बहुत सारी क्वांटिटीज जो यूजफुल उनको कवर कर लिया है, बट स्टिल कुछ क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जिनके बारे में आपने ना सुना हो, तो उसको आपको ब्रैकेट में हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, उसका फॉर्मूला प्रोवाइड कर देंगे। सो उसके लिए आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है, बट आपको ये समझना है कि अगर हमको पता हो फॉर्मूला रिलेशन, तो क्या हम करेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम फॉर्मूला को वेरीफाई कर सकते हैं, क्या हम फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सकते हैं, क्या हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में या फिर यूनिट्स में कन्वर्जन करा सकते हैं। तो जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं वो अपने को समझना है। जनरली वो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, मॉड्यूल को ट्राई कर लेना है, एससीवी या सेंगेज में से ये जो यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर है उसको एक बार गो थ्रू करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ नई क्वांटिटीज से आप यूज टू हो जाओगे, जस्ट गो थ्रू देम, और ओवर द टाइम फिर हम लोग को समझते रहेंगे। पीडीएफ ऑफ सेंगेज बुक्स हमारे पास आई सर्च्ड इट, तो पीडीएफ जो सेंगेज बुक का है वो मेंस लेवल का है, थोड़ा सा ओल्ड है, और डीसी पांडे का भी मेन लेवल का है, तो वो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो मैं भेज देता हूँ आज। विल शेयर मेंस का एडवांस का पीडीएफ अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको परचेज करना पड़ेगा। सो यस, डीसी जो भी हमारे पास अवेलेबल है मेन का पीडीएफ वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, करता हूँ आज। ओके और सर वो डीलर का नंबर आप जी, सेंगेज के डीलर का भी नंबर आपको। अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है, सेंगेज वाले के बंदे का नंबर भी दे देता हूँ। अभी आपने क्या पढ़ लिया है, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया है, बहुत बेसिक चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा मेंस और एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है, ये पढ़ लिया है। दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एरर एंड मेजरमेंट का होगा। फिजिक्स बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर भी 1-2 क्वेश्चन एवरी ईयर यू फाइंड इन द एग्जामिनेशन। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट, दोनों से एक क्वेश्चन आपके रेडी हो रहे हैं,
और ये भी 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर्स में हम लोग कवर अप कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो 6 लेक्चर्स लग जाएंगे। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी। इसके बाद में फिर हम लोग मैथमेटिक्स पे जाएंगे जैसा ऑर्डर को, फिर हम लोग वेक्टर को स्टडी करेंगे, कैलकुलस को स्टडी करेंगे। इनको स्टडी करने के बाद फिर काइनेमेटिक्स में आएंगे, पहला चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट होगा। और फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं, ये सेकंड चैप्टर और अभी तक जो आपने फर्स्ट पढ़ा है, इससे आपका एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फॉर मेन और 1 और 2 क्वेश्चन फॉर एडवांस डेफिनेट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो इसको वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए अच्छे से समझ लो, आइडिया समझ लो, और बाकी इसका जो लिंकेजेस है बाद वाले चैप्टर से वो हम लोग करते रह जाएंगे। और एक बार एरर मेजरमेंट समझ लेंगे, उसके बाद आप बेसिक लेवल पर रेडी हो जाएंगे चीज़ों को आगे समझने के लिए। फिर जब कभी किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन आया करेगा तो हम आपको ये डिटेल्स नहीं बताया करेंगे कि एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, या फिर उसका यूनिट कैसे लिखते हैं, या उसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं। हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि ये चीज़ें आपको आती है, और वो तभी आएगी जब आप इसमें एक बार लर्न कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा कि हाउ टू रिलेटेड विद द यूनिट एंड डायमेंशन और एरर इन मेजरमेंट। सो आपको जो पीडीएफ दिया गया है उसे आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो एरर एंड मेजरमेंट का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलेगा। सो एनी कंसर्न और क्वेरी वांट अपार्ट फ्रॉम दोज शेयरिंग ऑफ पीडीएफ एंड नंबर, वो मैं आपको भेजता हूँ। आपको जो मॉड्यूल दिया गया है उसको यूनिट एंड डायमेंशन में थोड़ा सा पोर्शन मैंने दे दिया है इसका बेसिक मैथमेटिक्स का। वो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप खुद उसको गो थ्रू करेंगे। अगर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को इश्यू आता है तो हमसे कॉल करके कांटेक्ट कर ले, मैं इसको गाइड कर दूंगा हाउ टू डू दैट। उस पे सिंपल पॉइंट्स है, लाइक कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, एरिया कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है किसी क्यूब का या किसी क्यूबॉइड का, कोन कैसा दिखता है। तो बहुत बेसिक चीजें जो उसमें मैथमेटिक्स की दी गई हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप उसको रिकॉल कर लो। दूसरा उस पर क्या दिया गया है, साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, 53 कितना होता है। सो टिग्नोमेट्री अपडेट दिया गया है, वो भी आप गो थ्रू कर लो। ये हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आपको आता है, और आपको आता भी है बिकॉज मैथ्स में भी एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। सो उससे भी आपको हेल्प मिल रहा होगा। स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आपको अलग से बोलना है इंडिविजुअली। वेक्टर से स्टार्ट करेंगे जब मैथ से स्टार्ट करेंगे, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री एज्यूम्ड है ऐसा, एज्यूम्ड है ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।